काजल दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि खटाक की आवाज सुन काजल अपना घूंघट सही करने लगी। करण ने आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस मत लगाना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूंगा। करण ने अपने मन की बात काजल से कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बना के लाया हूँ उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। पति के इस व्यवहार से काजल के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर काजल को समझ आ गया था कि करण इस शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक से उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और करण से कहा कि आप मेरी एक बात मानेंगे। करण ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना करोगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं ही तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण काव्या से मेरी शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी थी। तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर काव्या से मुझे दूर कर दिया है? मुझे काव्या से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। काजल ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की सारी कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और मेरे परिवार के सामने मुझे पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। करण ने बिना बोले करवट लेकर आंखें मूंद ली। काजल भारतीय संस्कृति में पली बड़ी थी, जहां शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्म तक नहीं छूटता। लेकिन वो पढ़ी लिखी थी, चाहती तो इस रिश्ते से आजाद हो सकती थी। लेकिन वो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग गई थी और यही कारण था कि वो किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि करण जैसा कहेगा वो वही करेगी। इस तरह वो धीरे धीरे पति का प्यार पालेगी। दिन गुजरने लगे थे पर करण ने काजल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कई बार काजल करण से बात करने की कोशिश करती पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। करण के बिना काजल के लिए दिन पहाड़ और रात काली नजर आने लगी थी। वो अपने सास ससुर का ख्याल रखती थी। कई बार करण की माँ काजल को उदास देखकर पूछ लेती थी कि करण का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। काजल आंखें झुका लेती थी, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती थी। माँ को संदेह हो रहा था लेकिन संकोच से वो कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इस तरह शादी को 1 साल निकल गए। करण तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे किसी और का दुख महसूस ही नहीं हुआ। काजल का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वो काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर ही नहीं आता था। करण के आए दिन दिन रात बाहर रहने के कारण वो परेशान हो गई थी। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो लड़की ठीक ना हो, वो करण का इस्तेमाल कर रही हो। यही सोचकर एक दिन काजल ने अपनी सास से संकोच करते हुए कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी। काजल बोली, माँ जी, हमारी शादी को 11 महीने हो गए हैं लेकिन ये मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध भी नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। करण की माँ बोली, बेटा, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मीला है, उसे थोड़ा वक्त दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वो किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे कराई है। करण की माँ के पास अब कोई उत्तर नहीं था लेकिन काजल का सब्र टूट चुका था। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली लेकिन मैं उनकी बेहता ना बन पाई। वो तो अपनी प्रेमिका के साथ है पर मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप ही बताइए। काजल अपने आंसू रोक न सकी थी।
उसकी बातें सुनकर उसके ससुर जी कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, बेटा, मैंने सोचा था तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वो उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। बेटी, थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वो लड़की सही नहीं है। मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है और मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। काजल ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। कभी तो मन होता है कि माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहां इतने महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। हम बात करेंगे। एक दिन काजल बाजार जा रही थी तो उसने देखा कि करण एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वो एक सकरी सी गली में एक छोटे से घर में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। काजल बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। वो दरवाजा खटखटाने ही जा रही थी पर रुक गई। दोनों की हंसी सुनकर वो बेचैन सी हो रही थी। वो सोच रही थी कि वो दरवाजा खटखटाए या दोनों के बाहर आने तक का इंतजार करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण ही निकल जाएंगे। अपने पति को किसी और के साथ में देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो सोच रही थी कि काव्या बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वो एक साधारण से नैन नक्श वाली सांवले रंग की लड़की थी। आज काव्या को अपने पति के संग देख वो अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है वो, जो अपने पति को ना पा सकी। काफी देर काजल घर के बाहर ही खड़ी उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वो काव्या से अपने पति को वापस मांग कर ही रहेगी। साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर के बाद दोनों बाहर हंसते हंसते आए। करण काजल को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजल ने उसकी तरफ देखा। अरे, तुम मुझे पहचानते हो? करण ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। काजल बोली, कभी पत्नी को एक नजर उठाकर भी देखा है? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? करण उसकी बात काटते हुए बोला, मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। करण ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता, फिर आज ये सारा ड्रामा क्यों? काजल अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली, तुमको मेरी तकलीफ ड्रामा लग रही है? करण बोला, मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो छल कैसा? काजल बोली, अपनी ब्याहता को ना छूना इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार ना पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं है मेरे लिए। मेरा पति मेरा नहीं। आज काजल सारी शर्म छोड़ चुकी थी। वो अपना हक लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन काजल को किसी का कोई डर नहीं था। तुम्हें मेरा बनना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, काजल ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन करण को काजल की कोई परवाह नहीं थी। वो बोला, तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। काजल रोते रोते काव्या से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? काव्या के चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसे काजल पर बिल्कुल दया नहीं आई। वो हंसकर बोली, क्या तुम अपना सुहाग का मंगलसूत्र मुझे दोगी? क्योंकि जब सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो ये मंगलसूत्र पहनकर क्या करोगी? इस पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ इस सुहाग की निशानी भी मुझे दे दो। काजल के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां और मंगलसूत्र उतारकर उस पर रख दिया। करण ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? उसने कहा, ये सुहाग मंगलसूत्र पति के जिंदा होने की निशानी होती है, लेकिन मैं तो सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। काजल फपक फपक के रो रही थी। उसकी हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई थीं, लेकिन पत्थर दिल काव्या ने बड़ी बेशर्मी से वो मंगलसूत्र और चूड़ियां उठाई और करण का हाथ पकड़कर वो आगे निकल गई। काजल वहीं बैठे बैठे अपने सूने हाथों को देख रही थी। करण को काव्या की ये हरकत बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? काजल का निस्वार्थ प्रेम है, वो गलत नहीं है, लेकिन काव्या और मैं,
काजल के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार करण को महसूस हुआ कि काजल काव्या से बेहतर इंसान है। करण अपनी करनी पर बहुत दुखी था, पता नहीं क्यों। पहली बार काजल को रोता देखकर उसका मन भी दुखी हो गया था। रात को करण घर आता है। काजल घायल उदास से दरवाजा खोलती है। करण हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होंगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठकर विदा हुई तो वो घर पराया हो गया था। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस ये घर भी मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते हैं। करण चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वो काजल के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। काजल सही तो कह रही है। जिस घर में वो पैदा हुई थी वो घर ही उसके लिए पराया है। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वो भी ना दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर काजल से शादी करके उसका जीवन नष्ट कर दिया। अब इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन काव्या का व्यवहार काजल के प्रति अच्छा नहीं था। वो असमंजस में था कि वो क्या करे। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने काजल का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए काव्या के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और काव्या ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की निशानियां उठा ली थी। मैं क्यों काजल का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। काजल की जगह अगर काव्या होती तो शायद वो कभी नहीं सहन करती। मैं अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, काजल से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। करण रात भर काजल के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह उठा तो अपने कमरे से बाहर आया तो काजल उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ काजल कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात को तुम्हारी बातें सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे काजल के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, लेकिन काजल जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद भी वो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वो हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद हैं। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर काव्या को अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया है कि उसके पिताजी को वो सारी धनराशि जो उन्होंने काजल की शादी में खर्च की थी उन्हें वापस लौटा देंगे। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद ने काजल का जीवन बर्बाद कर दिया। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की थी, इसलिए सुबह वो अपने मायके चली गई है। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग ला कर देती है। करण जल्दी से उसको खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। करण जल्दी से वो लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, शादी के समय ये चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं ये खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। करण लेटर पढ़ते ही फपक कर रोने लगा। माँ, मैंने काजल के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। मैं काव्या के व्यवहार को देखकर कल ही जान गया था कि वो स्वार्थी है। आप लोग सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने काजल को खो दिया है। नहीं नहीं बेटे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहू अभी कुछ देर पहले ही घर से निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी से जा और हमारी बहू को वापस ले आ। करण जल्दी से गाड़ी निकालकर काजल को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। तभी एक टैक्सी में काजल उसे दिखाई पड़ती है। करण तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। काजल ये देखकर हैरान हो जाती है। करण ने कहा, काजल तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही थी? काजल ने जवाब दिया, अब तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। करण ने काजल पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। काजल ने बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। ये देखकर करण ड्राइवर को पैसे देते हुए काजल का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठाता है। काजल ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? करण बोला, तुम कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने?
पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है करण। करण ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। काव्या जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं पति धर्म भूल गया था। करण काजल से माफी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने जब खुद को सुहागन बनी विधवा कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी काव्या के घर की तरफ मोड़ दी। काजल ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है। करण बोला, हाँ, मैं काव्या के घर जा रहा हूँ, उसे तुम्हारी सुहाग की निशानी वापस लेने के लिए। काजल की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। करण काव्या के घर पहुंचता है। अंदर हंसी की बहुत आवाजें आ रही थी। करण अंदर जाने को होता है कि तभी बातों में अपना नाम सुनकर वो वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा था जैसे अंदर उसके खिलाफ साजिश हो रही हो। इसलिए वो बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। काव्या अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर काजल के सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी हैं। काव्या की माँ के हाथ में काजल के सोने के कंगन और मंगलसूत्र होता है। वो कहती है, समय तो लगा, लेकिन माल तो हाथ लगा। काव्या बोली, ये काजल बेवकूफ लड़की तो सोने की चूड़ियां भी दे गई। मैंने मंगलसूत्र कहा था। वो छोटी तूने देखा नहीं कैसे रो रो कर वो मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। छोटी ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। करण भी तो इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है। बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब से पैसा निकालो। वहां बैठे सभी लोग करण पर हंस रहे थे। आज नहीं तो कल वो शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपया मेरा ही होगा। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। काव्या दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है। दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान करण पर पड़ गया। करण को देखते ही अंदर बैठे लोग सब घबरा गए। करण को काव्या से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ना ही कभी उसने उस पर शक किया था। करण समझ गया था कि ये साजिश का शिकार हुआ है। वो काव्या से कहता है कि मैं तो कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल ही नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी का सुहाग का मंगलसूत्र वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर रही थी, मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। काव्या, मेरी पत्नी की सुहाग की निशानियां मुझे लौटा दो। मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। काव्या वास्तव में सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग करण को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। करण वहां से भागता है और कार में जाकर बैठ जाता है। करण काजल को जल्दी से पुलिस को फोन लगाने के लिए कहता है। काजल घबराकर पुलिस को फोन लगाती है। मामला बिगड़ता देखकर काव्या और बाकी के लोग वहां से भागने लगते हैं। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर आ जाती है और सभी को पकड़ लेती है। करण से पूरा मामला जानकर पुलिस काव्या और उसके परिवार को जेल भेज देती है। करण अपनी पत्नी काजल की सुहाग की निशानी लेकर घर वापस आ जाता है। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेती हैं। करण बैग से चुनरी और सिंदूर निकालता है। उस पर सुहाग का मंगलसूत्र चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ, एक बार फिर से अपनी बहू को सुहाग की पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। करण की माँ अपनी बहू काजल को सामने बिठाकर कहती है, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज ये रस्म तू अपने हाथों से निभा। करण अपने हाथों से चूड़ियां और मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर काजल को चुनरी उड़ाता है। काजल के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत, उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। धन्य है नारी जो माफ करने का जज्बा रखती है। शादी के 1 साल के बाद दोनों हनीमून के लिए तैयार होते हुए
एक दूसरे को तरसी निगाहों से देख रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।